देखिए आज हम चालू करेंगे कोलिजन। क्या? कोलिजन। कोलिजन। देखिए कोलिजन का हिंदी क्या होता है? टक्कर। क्या होता है? टकराना, मतलब एक दूसरे से टकरा जाना कोई भी चीज को, है ना। और कोलिजन तो हमेशा होते रहता है, हम लोग के लाइफ में हमेशा देखते होंगे कहीं ना कहीं कोलिजन होते रहता है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल का कोलिजन पढ़ना है वो किस तरह से पढ़ना उसको समझ लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में जो आम लाइफ का कोलिजन है उसी वही कोलिजन होता है, लेकिन अभी हम लोग आइडियल कंडीशन में थोड़ा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो कोलिजन क्या होता है, आप कह सकते हैं इसको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के आधार पर कोलिजन को डिवाइड किया गया है। पहला कोलिजन जो लिखा गया है वन डी टर्म कोलिजन, यानी वन डायमेंशनल कोलिजन। इसी को दूसरा नाम लिखते हैं वन डी कोलिजन। वन डी कोलिजन, वन डी कोलिजन, इसी को दूसरा नाम है वन डी कोलिजन। देख लिए ध्यान से, वन डायमेंशनल कोलिजन या वन डी कोलिजन। दूसरा क्या है? टू डायमेंशनल कोलिजन। टू डायमेंशनल डायमेंशनल कोलिजन, कोलिजन, या इसी को कहते हैं टू डी कोलिजन, या इसी, देख लिए ध्यान से, ये तीसरा जो है आपका, तीसरा इधर जगह नहीं है इसलिए लिख देते हैं थ्री डायमेंशनल कोलिजन। थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल कोलिजन, या इसी का दूसरा नाम हो गया क्या? थ्री डायमेंशनल कोलिजन, थ्री डी कोलिजन। यानी डायमेंशन के आधार पर कोलिजन को हम लोग कितने डिवाइड किए? कितने पार्ट में? तीन पार्ट में, यानी वन डायमेंशनल कोलिजन, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। चलिए लैंग्वेज भी लिख लेंगे, पहले समझ लीजिए वन डायमेंशनल कोलिजन क्या है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है। तो कहता है कि कोलिजन के पहले दोनों पार्टिकल एक ही लाइन पर मूव करना चाहिए, और कोलिजन के बाद भी दोनों पार्टिकल एक ही लाइन में मूव करें, तो वैसे कोलिजन को वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप कैरम बोर्ड खेले होंगे तो किस कंडीशन में? रिबाउंडिंग के केस में। किस केस में? रिबाउंडिंग के केस में आप इसको कर सकते हैं काम। किसके केस में? रिबाउंडिंग के केस में आप कर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। रिबाउंडिंग के केस में, ठीक है, ये रिबाउंडिंग के केस में होगा ऐसा, ठीक है। थ्री डायमेंशनल कोलिजन। और टू डायमेंशनल क्या होता है? तो टू डायमेंशनल कोलिजन तो आपका हर एक कोलिजन है। आप कैरम बोर्ड में जब गोटी मारते हो एक दूसरे से, तो वो तिरछा भागता है, वो इधर भागता होगा, तो सारा वो टू डायमेंशनल कोलिजन है। क्या है? टू डायमेंशनल कोलिजन है। यानी कि प्लेनर कोलिजन को कहते हैं कि कोलिजन के बाद पार्टिकल है जो एक प्लेन में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? एक प्लेन में मिलकर मूव कर रहा है, उसको प्लेनर कोलिजन भी कहते हैं, ठीक है। अब बात ध्यान से समझिएगा, तीसरा है थ्री डी कोलिजन। थ्री डी कोलिजन को हम लोग कोलिजन इन स्पेस भी कहते हैं, यानी इसका एक्सप्लोजन जो एग्जांपल है वह एग्जांपल होगा। क्या होगा? वह एग्जांपल होगा कोलिजन इन स्पेस का, ठीक है। किसका? कोलिजन इन स्पेस का। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कि तीनों को अगर बारी बारी से देखते हैं तो क्या देखेंगे? इसका सिर्फ डिफिनीशन होगा और कुछ नहीं। देख लीजिए ध्यान से, तो अगर बारी बारी से देखते भी हैं तो वन डायमेंशन कोलिजन क्या है, टू डायमेंशन कोलिजन क्या है, थ्री डायमेंशनल कोलिजन क्या है, और उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना। देखिए वन डायमेंशन कोलिजन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं वन डी कोलिजन। क्या? वन डी कोलिजन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल, कोलिजन के पहले, कोलिजन के समय और कोलिजन के बाद अगर पार्टिकल एक ही लाइन में रह जाए तो उसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशन कोलिजन।
if collide particle या body, if collide particle remain on same line before and after collision, before and after collision, क्या before and after collision, before and after collision, if collide particle remain on same line before and after collision, then such type of collision is known as क्या, वन डायमेंशनल कॉलिजन, 1D कॉलिजन, 1D कॉलिजन उसको क्या कहते हैं आपका 1D कॉलिजन कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या कहते हैं 1D कॉलिजन कहते हैं। तो बात समझ लीजिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं 1D कॉलिजन कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए, यानी वन डायमेंशनल कॉलिजन हम लोग किसको कहते हैं, उस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आखिर क्या होगा जो, ठीक है। तो वो है आपका 1D कॉलिजन। क्या है आपका 1D कॉलिजन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है उसको कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है हेड ऑन कॉलिजन, यानी इसको कहते हैं हिंदी में आमने सामने की टक्कर, है ना। आमने सामने की जो टक्कर है उसको हम लोग क्या कहते हैं वन डायमेंशनल कॉलिजन कहते हैं, है ना। उसी तरह से आपका है 2D कॉलिजन, है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिमिलर जैसे ऊपर किए थे, ये कोलाइड पार्टिकल, जो टकराने वाला पार्टिकल, कोलाइड पार्टिकल या बॉडी जो भी लिखिए, रिमेन ऑन सेम प्लेन बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, क्या आफ्टर कॉलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, then such type of collision is known as क्या, known as 2D collision, 2D collision। यानी इसमें कोलाइड पार्टिकल जो है आपका एक लाइन एक प्लेन में रहेगा, कब कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद और कॉलिजन के समय भी, है ना। इसका एग्जांपल जनरल जो कॉलिजन आप देखते हैं, है ना, तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं कॉलिजन बिटवीन टू कॉइन्स, है ना, टू कॉइन्स इन कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में दो कॉइन यानी दो गोटी के बीच में जो कॉलिजन होता है वो क्या होगा आपका, तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ये सब समझने में आप लोग को, हमें नहीं लगता कि कोई कष्ट है और इसमें ज्यादा कुछ आप लोग को परेशानी भी रही होगी। देख लीजिए कोई परेशानी नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से फिर हम लोग 3D कॉलिजन देखेंगे। तो 3D कॉलिजन में क्या होगा वो भी इसी तरह से डिफाइन होगा। 3D कॉलिजन एकदम सिंपल इसी तरह से डिफाइन होगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, सिंपली एकदम 3D कॉलिजन, ठीक है। 3D कॉलिजन, 3D कॉलिजन इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ कोलाइड पार्टिकल remain in a space
या इफ कोलाइड पार्टिकल, ऐसे भी लिख सकते हैं रिमेन इन स्पेस, या इफ कोलाइड पार्टिकल मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, है ना, आफ्टर कोलिजन। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं कोलाइड पार्टिकल रिमेन इन स्पेस बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन। If collide particle remain in a space before and after collision, then such type of collision is known as 3D collision। 3D, इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कोलाइड पार्टिकल मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्या? कोलाइड पार्टिकल मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, है ना। इसका एग्जांपल क्या हुआ? बहुत सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लोजन है, यानी विस्फोट होने के बाद पार्टिकल ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 3D कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D कोलिजन कहते हैं। आप बात समझ लिए अच्छी तरह से, और देख भी लिए होंगे कि हमें नहीं लगता है कि आप लोग को कोई कष्ट रहा होगा। देखिए, ये था सिंपल डिफाइन। आपको कोलिजन कितने तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं? 3 तरह से। एक कोलिजन इन लाइन हो गया, कोलिजन इन प्लेन हो गया, और कोलिजन इन स्पेस हो गया। बस इतना समझ लीजिए। तो कहिए सर कोलिजन इतना भारी कहाँ है, तो उसमें कुछ नहीं था, ये तो सिंपल डिफाइंड टर्म था। अब देखते हैं आगे आखिर क्या होता है जो, ठीक है। देखिए, कोई भी कोलिजन हो इसमें 2 लॉ एप्लीकेबल होता है। यहाँ 2 लॉ है कोलिजन में, एनी टाइप ऑफ कोलिजन में 2 लॉ एप्लीकेबल होगा। तो वही लिखते हैं अगला पॉइंट, इन कोलिजन, एकदम ध्यान समझिएगा, आप समझने वाली बात आ गया। इन कोलिजन 2 लॉ आर एप्लीकेबल, यानी कोलिजन में 2 लॉ एप्लीकेबल होता है। कितने लॉ? 2 लॉ एप्लीकेबल होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोलिजन में 2 लॉ एप्लीकेबल होता है। पहला जो होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ लीजिए, पहला लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और दूसरा है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। यानी याद कर लीजिए, कोलिजन में 2 लॉ एप्लीकेबल होगा। एक जो होगा आपका कंजर्वेशन इन लीनियर मोमेंटम, और दूसरा होगा क्या? आपका न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। तो दोनों लॉ को बारी बारी से पढ़ते हैं कि आखिर कब और कैसे लगाते हैं। तो दोनों लॉ जो है हर हाल में लगेगा। और पहला लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें इसके बिना क्वेश्चन आपको बनेगा। यानी कि आपको लगे कि 2 पार्टिकल कोलाइड कर रहा है मोशन के बाद, या रेस्ट में है एक पार्टिकल, उसको आके धक्का मार दिया, तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे सीधा आंख बंद कीजिए और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए। बस इतने याद रखिएगा, पहला लॉ तो हर हाल में लगेगा। तो मैथ बहुत सारा क्वेश्चन जो है केवल पहला लॉ से बन जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, आंसर आ जाएगा। अब उससे भी नहीं आए या नोन 2 बच जाए तो न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लगेगा। यानी समझ लीजिए कि अगर आपका पहला से कोलिजन हो तो दोनों से बनेगा, लेकिन हाँ सिर्फ अकेला आपका न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ नहीं लगता है, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा ही हर हाल में। इस बात को ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है उसको देखते हैं, है ना। तो पहला लॉ जो है उसको देखते हैं। हाँ बोलिए। सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस केस में लगेगा? हम तो बोले हर एक केस में लगेगा, ईच एंड एवरी केस में पढ़ रहे हैं, हर एक केस में लगेगा। अगर कोलिजन हुआ तो ये लगेगा, एकदम समझ लीजिए रामबाण है, जरूर लगेगा, हर हाल में लगेगा। तो दिखाते हैं
कंजर्वेशन कैसे लगता है जो अभी तो रूल पढ़ रहे हैं, बाकी फिर एससी ब्रह्मा से बताएंगे सारा क्वेश्चन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कौन? लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है उसको देखते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहता है वो समझ लीजिए। वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम of all vector sum of linear momentum of all collide body is same before during and after collision and after collision। देखिए हम क्या लिखे हैं, वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल कोलाइड बॉडी इज सेम बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन के समय, कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले जितना भी पार्टिकल टकराएगा, जितना भी पार्टिकल क्या होगा, टकराएगा आपस में, 2 3 4 5 जितना भी टकराएगा, सभी का लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम, इसलिए वेक्टर सम लिख दिया। ध्यान रखिएगा लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है भी, तो उसको जोड़िएगा तो स्केलर से नहीं जोड़ना है, हर हाल में वेक्टर सम ही होगा। याद रखिए क्या बोल रहे हैं, हर हाल में वेक्टर सम, यानी कि जितना पार्टिकल चल रहा है कोलिजन के पहले उन सभी का वेक्टर सम, कोलिजन के बाद जितना पार्टिकल चलेगा उन सभी का वेक्टर सम आपस में सेम होगा। लेकिन सेम क्यों होगा इसका रीजन जानना चाहते हैं, है ना। सेम यानी कि इस स्टेटमेंट को सीधा अगर एक पॉइंट में लिखेंगे तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होगा, यानी टोटल मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडी इनिशियली और आफ्टर कोलिजन सेम होगा, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होगा। इस बात को समझ लीजिए। मोमेंटम कंजर्व कब होगा, किस कंडीशन में कंजर्वेशन लगेगा उसको देखना चाहते हैं, यानी किस कंडीशन में कंजर्वेशन लगेगा उस बात को समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। आखिर क्या होगा जो बात समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या जानते हैं, लिखेंगे, देखिए अब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या, फोर्स बराबर जानते हैं F बराबर dp बाई dt। तो देखिए ध्यान से समझिए, अब इधर लिख रहे हैं dp बराबर होगा F एक्सटर्नल फोर्स इंटू dt। देखिए टाइम तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। इफ F एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो देन dp बराबर जीरो, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन मोमेंटम जीरो, मोमेंटम जीरो नहीं है, चेंज इन मोमेंटम जीरो है, देख लिए ध्यान से। यानी कि याद कीजिए चेंज इन मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम जीरो नहीं है, चेंज इन मोमेंटम जीरो है। तो चेंज इन मोमेंटम जीरो का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम कंजर्व हो गया, यानी dp चेंज जीरो है, मतलब चेंज जीरो है, इसका मतलब इनिशियल में जो है वही फाइनल में है, यानी कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होगा। यानी कि अब याद कीजिए अब ध्यान से कि मोमेंटम कंजर्व कब होगा, जब पूरा बॉडी जो चल रहा है मोशन में है, जिसमें कोलिजन होने वाला है, उन सभी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगेगा। क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कि हम सीधा सीधा बात ये कहना चाह रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा कब, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पर कहीं नहीं लग रहा होगा, यानी जितना भी बॉडी आप ले रहे हैं पूरे सिस्टम पर कहीं भी यदि आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है या लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। अगर लग रहा है तो वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा, अन्यथा मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। इस बात को याद कीजिएगा, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, मोमेंटम कंजर्व तभी होगा
जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, या तो लगे ही नहीं या तो लगे एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए, तभी आपका मोमेंटम कंजर्व होगा। अब बताइए कंसेप्ट कहां से निकला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो याद कर लीजिए न्यूटन लॉ से ही निकला है, इसलिए अब सेकंड में न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ पढ़ेंगे। देख लीजिए ध्यान से, अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। सर ये फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ये तो पढ़े ही है एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन आती सेकंड लॉ क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, यही ना है। और डीपी चेंज इन मोमेंटम है, पी से मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फोर्स कहते हैं, तो डीपी बराबर एफ इंटू डी टी कर दिए, और ये एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 हो जाएगा तभी चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, यानी मोमेंटम कंजर्व हो गया। मोमेंटम का कंजर्वेशन तभी लगेगा जब पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे, और अगर फोर्स है तो उसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। देख लीजिए, और कोई किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ थ्योरी चल रहा है। देख लीजिए मजा तो न्यूमेरिकल में आएगा इसमें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी इसमें कंजर्वेशन में बहुत कुछ अभी देखना है। अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट पढ़े हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा कब, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, आने की फोर्स पूरे सिस्टम के किसी भी पार्टिकल पर नहीं लगेगा, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा। और अगर फोर्स लग गया तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, आपका मोमेंटम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। एकदम बात को समझने की कोशिश कीजिए सीरियसली, तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होने वाला है। एकदम क्लियरली पूछिए किन्हीं को कोई कष्ट है तो अभी हमने कहा ना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समाप्त नहीं हुआ है, तो देखिए अभी क्या समाप्त नहीं हुआ था वो देखिए ध्यान से। देखिए एक फिगर बना दिए हैं, एक बॉडी जो है इस तरह से है, जिसका मास m1 है, ये u1 स्पीड से चल रहा है, u1 लिखा हुआ है, ये v1 नहीं। और एक बॉडी जो है यहाँ पर है जो m2 मास का है, और वो u2 स्पीड से चल रहा है। दोनों कोलाइड कर गया, दोनों टकरा गया, टकराने के बाद दोनों फिर अलग अलग हो गया। टकराएगा तो अलग अलग होगा, कोलिजन तो जनरली इसी होता है। कैरम बोर्ड में देखते हैं एक गोटी से मारते दूसरे गोटी टकराता है। तो ये टकराने के बाद मान लिया v1 वेलोसिटी जा रहा है, और ये टकराने के बाद v2 वेलोसिटी जा रहा है, ऐसा लिख रहे हैं। देख लीजिए ध्यान से, जबकि ये m1 है और जबकि ये m2 है। लेकिन टकराएगा कब? फॉर कोलिजन के लिए हर हाल में u1 का स्पीड ग्रेटर होना चाहिए u2 से, यानी पीछे से जाके अगर कोई धक्का मार रहा है तब पीछे लग रफ्तार ज्यादा रहेगा, तब ना धक्का मार पे, ऐसे कैसे मार दिएगा अपने मन से, है ना। तो देख लीजिए, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लिख सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो कहे सर यहाँ मोमेंटम का कंजर्वेशन क्यों लगा, तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। आप बात बताइए ध्यान से, एक बॉडी जा रहा था, देखिए इसको कोई धक्का मार के कोई फोर्स लगा के ही मोशन में लाया होगा, और ये स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस नहीं है, ये बात याद रखिएगा पहले। अब ये चल रहा है तो धक्का आप लगाए तभी चला, लेकिन जिस समय ये मोशन में है उस समय लगातार आप इस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, लगातार फोर्स आप नहीं लगा रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। यानी कंटिन्यूसली फोर्स थोड़ी लगा रहे हैं, हम धक्का देके छोड़ दिए तो अब तो उस पर धक्का नहीं लग रहा है, धक्का नहीं रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, एक समान गति में चलेगा। तो दोनों बॉडी एक समान गति में चल रहा था, लेकिन एक समान गति मतलब इसका स्पीड अगर 5 है तो इसका स्पीड 5 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके धक्का मारेगा। ये धक्का मार दिया तो इस तरह से कोलिजन हो गया। देख लिए ध्यान से, अब जरा गौर कीजिएगा, अच्छी तरह समझने की मेरी बात को कि आखिर क्या होगा। जो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से अगर आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, देख लीजिए अच्छी तरह से कि आखिर क्या है जो, ठीक है। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो P फाइनल बराबर P इनिशियल, तब फाइनल में कौन कौन बॉडी चल रहा है, ये भी बॉडी चल रहा है, वो भी बॉडी चल रहा है। और देखिए हम वेक्टर सम लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। आप बताइए वेक्टर के रूप में लिखे हैं कि स्केलर के फॉर्म में, आप लोग ये बताइए, बोलिए जल्दी से। स्केलर।
स्केलर नहीं, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, आप लोग को देखने में थोड़ा सा दृष्टि में गड़बड़ी है। कहिए कैसे? तो देखिए हमने लिखा m1 v1 i कैप, m2 v2 i कैप, m1 u1 i कैप, m2 u2 i कैप लिखा है, क्योंकि ये x एक्सिस में जा रहा है, ये भी x में जा रहा है, ये भी x में जा रहा है, वो भी x में जा रहा है, सब x में जा रहा था, सबको वेक्टर फॉर्म में लिखे थे। आज चूंकि i सब में कॉमन था तो मिटा दिए थे। क्या किए थे? मिटा दिए थे। आने दिमाग में ये सब बात रखिएगा। इसीलिए तो फिर इसमें सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आता आप लोग को, क्योंकि सॉल्यूशन इसलिए नहीं समझ में आता है, आधा बात पहले से नेग्लेक्ट किया रहता है, यानी अप्लाई कुछ और लिखा कुछ और रहता है ना, पूरा लिखा नहीं रहता है। तो सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा ना कॉपी में, तो समझ में नहीं आएगा। तो बात समझ लीजिए, हम ये वेक्टर ही लिखे, पहले लिखें कि वेक्टर सम होगा। तब वेक्टर कब नहीं लगाते? जब आपका सब एक ही डायरेक्शन में, तो आई आई लगा के क्या फायदा? आप खुद बोलिए, कोई फायदा है तो बोलिए, हम लगा देते हैं फिर से। इसको इक्वेशन पहला कहते हैं। अब आपका ये इक्वेशन समाप्त हुआ। अब इसके बाद पढ़ना है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। क्या पढ़ना है इसके बाद? सेकेंड में पढ़ना था न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। अब न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या कहता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें पहले दो टर्म है, एक है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसको डिफाइन करते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी वाई विच द रिलेटिव वेलोसिटी बाय विच टू बॉडी अप्रोच ईच अदर। each other the relative velocity by which two body approach each other is known as क्या? is known as velocity of approach आने वह रिलेटिव वेलोसिटी जिसके कारण दो बॉडी पास आ रहा हो। जैसे यह रिलेटिव वेलोसिटी जिसके पास दो बॉडी पहले पास आ रहा होगा, तब नहीं जाके कोलिजन करेगा। यानी कि दैट इज लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा आपका, वो क्या होगा? आप समझ लीजिए u1 माइनस u2 होगा, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा था, इसका स्पीड कम है, तो u1 माइनस u2 होगा। उसी तरह से दूसरा टर्म है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसको भी लिख सकते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी बाय विच two body separate from each other is known as क्या? is known as velocity of separation। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब तो आगे इसमें जगह नहीं खाली है, ऐसे तब मिटाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए हम मिटाएंगे इसी वाला को, न्यूटन एक्सपेरिमेंट जो डिफिनीशन लिखे हैं इसी को मिटाएंगे पहले हम, ऊपर वाला को नहीं मिटाएंगे। मतलब न्यूटन एक्सपेरिमेंटल वाले को ही मिटाएंगे, देख लीजिए, है ना। और ज्यादा अगर लिखना है तो एक पॉइंट और लिख देते हैं दैट इज करके यहाँ पर, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा, एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का वैल्यू क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, तो देखिए सेपरेशन में देख लीजिए ये ज्यादा होगा, कॉलिजन के बाद सेकेंड बॉडी का स्पीड ज्यादा होगा। यानी आप लिखिएगा
आप लिखिएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस क्या लिखिएगा V1। देख लीजिए ध्यान से, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ में ये दो नया वर्ड आया, एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देख लिए ध्यान से, अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ के नीचे ही सबसे पहले हम मिटाएंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन समझ में आ गया होगा। तो जब समझ में आ गया है तो यहीं से बात समझते हैं आगे। और हमने कहा था कि यहीं से मिटाएंगे पहले, क्योंकि ऊपर वाला इक्वेशन का हमको अभी जरूरत है। तो इक्वेशन सामने सामने रहता है तो ज्यादा मजा आता है सॉल्यूशन करने में, है ना। तो अब यहाँ पर न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ का क्या है डेफिनेशन। द न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ ये कहता है द रेशियो ऑफ velocity of separation to the velocity of approach is constant। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि आप कह सकते हैं V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 इक्वल टू E। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, E एक कांस्टेंट है। और E को यहां हम लोग क्या कहते हैं वो समझ लीजिए, वेयर E इज known as coefficient of restitution कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। देख लीजिए ध्यान से, इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। बोलते हैं ना कि यूनिट डायमेंशन हमेशा पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा। अब इसको क्या कीजिए, तिरछा मल्टीप्लाई कर दिए एक दूसरे को। तो आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इक्वल टू, एक बात और लिखना है इसके पहले कि E का जो वैल्यू होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 के बराबर या इसके बीच का होता है। देख लीजिए ध्यान से, E बराबर जो होता है 1 हो सकता है या उससे छोटा, या 0 या उससे बड़ा हो सकता है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 माइनस V1 इक्वल टू लिखेंगे EU1 और माइनस EU2 लिखेंगे। देख लीजिए ध्यान से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई M1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई क्या, M1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे आप M1 V2 M1 V1 M1 EU1। देख लीजिए ध्यान से, M1 EU1 माइनस M1 EU2 लिखिएगा। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। देखिए दो इक्वेशन हुआ, एक इक्वेशन वहां है, एक इक्वेशन यहाँ पर है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं क्या, कि यहाँ दो इक्वेशन आया हुआ है। देख लीजिए, दोनों इक्वेशन को अब ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो जब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। किसको, इसको और उसको। तो ऐड कीजिएगा, तो लिख के ऐड कीजिए। तो देखिए M1 ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है इक्वेशन फर्स्ट, देख लीजिए ध्यान से। और उसमें सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना है। तो सेकेंड इक्वेशन को जो ऐड करना है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो आपका यही था, है ना, M1 V1 M2 U2। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं। अब जो अभी लिखे हुए थे उसी इक्वेशन को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से, M1 V1 M2 V2 M1 U1
M2U2 है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए M1V2 माइनस M1V1, देख लीजिए ध्यान से, M1EU1 और M1EU2 है, माइनस में है। यहाँ पर क्या है, ये देखिए माइनस है। अब दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए तो ये इक्वेशन ये कट जाएगा और देखिए V2 कॉमन आ जाएगा और M1 प्लस M2 बच जाएगा। इधर इधर देखिए इस दोनों में M1U1 कॉमन है तो 1 प्लस E बच जाएगा, और अगर इसमें से आप U2 कॉमन लेते हैं प्लस में तो इधर बच जाएगा M2, इधर बच जाएगा माइनस M1E बच जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए सामने सामने लिखा हुआ है। हमें नहीं लगता है कि आपको कोई कष्ट होना चाहिए, इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या करना है, जो देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, V2 बराबर क्या लिखिएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, यानी वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, देख लीजिए, M1U1 1 प्लस E बाई M1 प्लस M2 प्लस U2 M2 माइनस M1E बाई M1 प्लस M2। ये फार्मूला अभी का अभी याद करना है आप लोगों को, बस सोच लीजिए, ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। उसी तरह से सिमिलरली उसी प्रकार से लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो कहिए वो कैसे निकालिएगा सर, तो इसमें जो दोनों जोड़े हैं घटा दीजिए, अभी तो घटाइए तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि फार्मूला एकदम सिमिलर इसी के जैसा होगा। V2 के बदले V1 लिखेंगे, और देखिए यहाँ M2 होगा U2 होगा और 1 प्लस E हो जाएगा, उसका उल्टा M1U1 तो M2 हो जाएगा, और M1 प्लस M2 नीचे सेम रहेगा। यहाँ पर U2 है तो अब की बार U1 हो जाएगा, और यहाँ M1 हो जाएगा और माइनस M2E हो जाएगा और बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। दोनों फार्मूला को कॉपी पर जल्दी से लिखिए आप लोग, है ना, क्योंकि इस पर तुरंत अभी क्वेश्चन देंगे दोनों फार्मूला पर, इसलिए दोनों फार्मूला को लिख लीजिए जल्दी से। M1U1 1 प्लस E, है ना, देख लीजिए M1U1 1 प्लस E, V2 बराबर है, और फिर U2 है और M2 माइनस M1E है। देख लीजिए ध्यान से, इसको लिख लीजिए जल्दी से, दोनों फार्मूला को लिख लीजिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन अभी तुरंत चलेगा। चलिए तो आप मिटा दें, फार्मूला लिख लिए होंगे दोनों, सब लोग मिल करके दोनों फार्मूला लिख लिए होंगे, देख लीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए हम एक फार्मूला लिख देते हैं आप लोग का, ठीक है। V1 बराबर यहाँ छोटा सा लिख के छोड़ देते हैं, क्या होगा, M2U2 1 प्लस E बाई M1 प्लस M2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा U1 M1 माइनस M2E बाई M1 प्लस M2। एक फार्मूला लिख दिए हैं, उसको आप ध्यान में देखते रहिएगा। अब देखिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। अब देखिए कॉलिजन को फिर से डिवाइड किया गया है, किसके आधार पर, तो देखते हैं, अभी बताते हैं किसके आधार पर डिवाइड किया गया है। जो कॉलिजन को अभी और थ्योरी में डिवाइड किया गया है,
ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के आधार पर कोलिजन को फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कोफिशिएंट यानी ई के बेसिस के आधार पर, ई जो लिखे थे उसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ई कोलिजन जो हो गया तीन तरह का हो गया। कितने तरह का? तीन तरह का हो गया, देख लिए ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ ई यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के आधार पर, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इस फार्मूला को, है ना, उसका भी यूज नहीं है। तो अभी थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के आधार पर कोलिजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखिए इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इस तीनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा जानना है। इस तीनों में क्या जानना है? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जानना है, बस इतना ही समझ लिए। इस तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जानना है, और डिफरेंस यहाँ से लिखना शुरुआत करते हैं, है ना। तीनों में क्या अंतर है? सबसे पहले इसमें ई का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। इनइलास्टिक में इसमें ई का वैल्यू जो होगा आपका 1 से छोटा होगा हर हाल में, लेकिन 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। और इसमें ई इक्वल टू 1 के बराबर होगा। देख लीजिए ध्यान से, इसमें क्या होगा? ई इक्वल टू 1 के बराबर होगा। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए बात को। ई बराबर क्या होगा? 0, वहां इक्वल टू 1 होगा। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आखिर क्या है यहाँ पर। देख लीजिए, यहाँ पर जो है पहला पॉइंट ये हुआ था सभी में, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी, दो बॉडी अगर टकरा रहा है तब बोथ बॉडी मूव टुगेदर, मूव टुगेदर। और ऐसा अभी प्रूफ करके दिखाएंगे मैथमेटिकली, जो फार्मूला है उस फार्मूला से प्रूफ हो जाएगा। ई बराबर 0 होगा तब क्या होगा? बोथ बॉडी मूव टुगेदर। इसमें होगा बोथ बॉडी मूव सेपरेटली, मूव सेपरेटली आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इसमें भी मूव सेपरेटली होगा, मूव सभी में मूव सेपरेटली होगा, सिर्फ पहला में मूव क्या होगा? टुगेदर होगा। इसमें देखिए लॉस ऑफ एनर्जी होगा, कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। यहाँ एनर्जी का लॉस हर हाल में होगा, इसमें भी लॉस ऑफ एनर्जी होगा। एनर्जी, और इसमें होगा नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इसमें लॉस नहीं होगा। यानी याद करिए, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ई का वैल्यू, कोलिजन का, और लॉस ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सभी तरह के कोलिजन में लागू होगा, वो पहले बोल दिए हैं, इसलिए उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो पहले ही हम बोल दिए हैं, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए बात को, अच्छी तरह से समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे थे। लॉस ऑफ एनर्जी देख लीजिए ध्यान से। अब है ऑन द बेसिस ऑफ ई है, इस बात को हम लोग समझ लिए हैं कि क्या होगा और नहीं होगा, जो आए बात समझ में। लॉस ऑफ एनर्जी देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। तो ये सब था आपका डिफरेंस था इसमें, है ना। देखिए इसका एग्जाम्पल जो है आपको मिल जाएगा,
इसका एग्जाम्पल तो सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल जो होता है ये कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक एलिमेंट्री पार्टिकल के रूप में माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या फोटोन का कोलिजन को हम लोग उसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब इसको सर इसमें मिटाते हैं। क्यों लॉस ऑफ एनर्जी? क्यों नहीं लॉस होता वो प्रूफ होगा आगे क्वेश्चन में, देखते हैं लॉस क्यों नहीं होगा वो देखेंगे, है ना। अभी तो थ्योरी पढ़े हैं, अभी देखिए ना, साथ क्यों चलेगा, नहीं साथ क्यों चलेगा, सब क्वेश्चन में अब आ जाएगा। देखिए अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और वही क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना करके जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग से ही हम पूछेंगे, बस इतने ही समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। कंडीशन को हम क्या बोलेंगे लिखेंगे वो समझिएगा ध्यान से पहले। देखिए बहुत सारा केस है, केस फर्स्ट में हम चल रहे हैं। देखिए मेरे पास दो बॉडी है ना, दो बॉडी है, दोनों दो बॉडी है मेरे पास। ठीक है, दोनों बॉडी मूव कर रहा है। देखिए दोनों बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ये M1 बॉडी जो है u स्पीड से मूव कर रहा है, जबकि M2 जो है वो रेस्ट में है। U2 क्या है, जीरो है, रेस्ट में है। M2 क्या है, रेस्ट में है, यानी कि M2 रेस्ट में है और M1 मूव कर रहा है। बस समझ लीजिए कोलिजन जो है एकदम हर हाल में परफेक्टली इलास्टिक होना है। देख ले E का वैल्यू एकदम 1 होना चाहिए हर हाल में, और यहाँ पर दोनों का मास जो है वो भी सेम है, M1 बराबर M2 है। देख लिए ध्यान से, दो दो कंडीशन लिखे हैं, E का वैल्यू 1 है, M1 बराबर M2 है, और एक पार्टिकल चल रहा है दूसरा रेस्ट में है। तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी का वेलोसिटी बताना आप लोग को, यानी कोलिजन के बाद V1 का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, और V2 का वैल्यू क्या होगा ये भी आपको बताना है। जल्दी से बना के भेजिए मेरे व्हाट्सएप पर, जल्दी से, एकदम फास्ट है। फार्मूला आपके पास है, कैलकुलेशन करके भेजिए। फार्मूला देखिए एक लिख दिए थे, बोले थे दोनों फार्मूला लिख लेने के लिए कॉपी पर, जल्दी से बना के भेजिए फास्ट में एकदम। लिए अब बता देंगे, आप लोग फास्ट नहीं बनाइए तो हम क्या करेंगे इसमें। देखिए फार्मूला क्या है, V1 बराबर जो है फार्मूला, उस फार्मूला को देखिए ध्यान से और समझिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत क्वेश्चन अभी मिलेगा और फास्ट कीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए V1 बराबर क्या है फार्मूला वो समझिए, M2U2, तो U2 तो जीरो है, तो यहाँ फार्मूले होता है M2U2, तो जीरो हो गया, और प्लस U1, तो U1 के बदले U है, फिर है M1, तो M1 के बदले M है, दोनों मास सेम है, M1 माइनस M2, M2 के बदले भी M है क्योंकि दोनों मास सेम है, और E का वैल्यू क्या है आपका 1 है, अब बाई M1 प्लस M2, तो ये भी जीरो हो गया, फाइनली जीरो हो गया, यानी V1 का वैल्यू आपका क्या आया है, जीरो आया है। V1 का वैल्यू क्या है आपका, जीरो आया है। उसी तरह से जब V2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, M1U1, पहले होगा M1U1, तो M1 के बदले M, U1 के बदले U, 1 प्लस 1 होगा, डिवाइड बाई M प्लस M होगा, और U1 जीरो है तो जीरो हो गया, आपका U2 जो होगा वो जीरो होगा इधर, तो यहाँ पर हो गया आपका U। यानी कि याद कीजिए कि क्या यहाँ कंडीशन हुआ, आपको ये कंडीशन अब याद करके रखना पड़ेगा। क्या, जब सेम मास का दो बॉडी हो, दोनों का मास सेम हो, यह रेस्ट में है और यह मोशन में है। याद कीजिए हम क्या याद करवा रहे हैं, जब दो बॉडी सेम मास का हो, ये रेस्ट में ये मोशन में है, और अगर ये जाके इसको धक्का मारा तो पहला बॉडी रेस्ट में वहीं रुक जाएगा और दूसरा बॉडी उसके वेलोसिटी से भाग जाएगा। अजीब घटना लग रहा है कि नहीं आप लोग को, ही बताइए। अब क्या ऐसा सिचुएशन कभी लाइफ में आप देखे हैं, हम तो देखे हैं, आप लोग देखें कि नहीं ये बताइए। जिस बॉडी कहाँ देखें, जो बोले यस यस सर बोलिए, जो पहले हेमा भारती बोलिए, कहाँ से देखे हैं आप। सर बॉल को, बॉल को मतलब एक बॉल से, जिस बॉल से मारते हैं वो बॉल रुक जाता है, दूसरा बॉल चल देता है, यस सर, कि दोनों चलते रहता है। नहीं ये एक बॉल रुक जाता है फिर दूसरा चलता है, जिसको लगा वो चल जाता है। चलिए और कोई बोल रहे थे, कहाँ देखे वो बताइए। साइकिल से धक्का मारे हैं सर। तो धक्का मारे तो आपका साइकिल रुक जाएगा, अगला वाला भाग जाएगा, वो आपके वेलोसिटी से। नहीं कैरम बोर्ड में कभी कभी सिचुएशन आता है,
कभी कभी देखिए गोटी से गोटी जब मार दीजिएगा ना, कभी या स्टाइगर से मारिए तो ऐसा लगेगा ना कि स्टाइगर से मारे तो स्टाइगर एकदम रुक गया जस्ट वहीं पर, और गोटी बहुत तेजी से भाग गया। और ये कब ऐसा होगा वो समझ लीजिए, जब मूवमेंट में दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन में रहेगा और दोनों का मास सेम रहेगा, तब ऐसा होगा। आएगा समझ में? दोनों का होगा तब। तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइएगा और उसके बाद 1 मिनट के बाद फिर आपसे हम बात करेंगे। देखिए केस सेकंड का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर फिर वही सिचुएशन है, यहाँ पर जो है m1 जो है वो मूव कर रहा है u स्पीड से, ठीक है, जबकि m2 जो है रेस्ट में है। m2 क्या है आपका? रेस्ट में है। m2 क्या है? रेस्ट में है। और E का वैल्यू 0 है। E का वैल्यू क्या है? 0 है। और दोनों का मास भी सेम है। तो आफ्टर कोलिजन V1 क्या होगा और V2 क्या होगा ये बताना है। देख लीजिए, एक U स्पीड से चल रहा है, एक रेस्ट में था, E का वैल्यू 0 है, दोनों का मास सेम है। तो अब फर्दर बताइए कि ये क्या होगा यहाँ पर, वो बताइए ध्यान से अच्छी तरह से। देखिए अब आपको मजा आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। जो अब देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, E बराबर 0 मतलब इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों का वेलोसिटी सेम आया होगा। आप सॉल्यूशन किए हैं तो दोनों का वेलोसिटी सेम आया है, यानी दोनों बॉडी मूव टुगेदर। दोनों बॉडी क्या है? मूव टुगेदर, साथ साथ चल रहा है कि नहीं, आप ही बताइए। दोनों बॉडी मूव टुगेदर, दोनों बॉडी साथ साथ चल रहा है एकदम, हर हाल में आप समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम आया, यानी दोनों चिपक के चला हुआ आफ्टर कोलिजन। तो E बराबर 0 होगा तो दोनों बॉडी हर हाल में साथ साथ मूव करेगा, इस बात को समझिए। प्रियांशी आप एक क्वेश्चन उठाए थे कि सर इसमें एनर्जी लॉस हो जाता है, उसमें एनर्जी लॉस क्यों नहीं होता है? तो E बराबर 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसमें एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, इस बात का प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। देखिए पहले ये बॉडी रेस्ट में था, ये बॉडी मोशन में था और सब हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, हाइट वेट नहीं बदल रहा है। इसका मतलब इनिशियल में इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ mu² है। देख लीजिए ध्यान से, इस बॉडी में, दोनों बॉडी में एक रेस्ट में है, ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास हाफ mu², क्योंकि मास दोनों का सेम है। आफ्टर कोलिजन इसमें जो आया था, आफ्टर कोलिजन इसमें आया था, पहला पार्टिकल रेस्ट में था और दूसरा पार्टिकल है जो u स्पीड से चल रहा था। कोलिजन के बाद एक रेस्ट में आ गया था, दूसरा चल रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो भी हाफ mu² है। देख लीजिए ध्यान से। तो एनर्जी कंजर्व हुआ कि कंजर्व नहीं हुआ, ये बताइए अब आप बोलिए जल्दी से। कंजर्व हुआ। वेरी गुड। आप देखिए E बराबर 0 में देखते हैं एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, देखिए लॉस ऑफ एनर्जी होगा, निकाल के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mu² है, हाफ mu² है। क्या है? हाफ mu² है। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को। जब आप बोल दिए थे इसलिए हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली में ही प्रूफ आएगा। लैंग्वेज देखिए, फिजिक्स में जब कोई प्रूफ होता है तो मैथमेटिकली होता है, लैंग्वेज में नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए फाइनल में दोनों स्पीड चल रहा है, दोनों वेलोसिटी चल रहा है, तो फाइनल में काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखते हैं। तो फाइनल लिखिएगा तो हाफ m, v के बदले u/2 का होल स्क्वायर होगा। फिर हाफ इसका भी लिखिएगा, दोनों को जोड़िएगा टोटल में, हाफ mu/2 का होल स्क्वायर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर के फाइनल जब लिखिएगा तो mu²/4 हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, mu²/4 देख लिए ध्यान से, और हाफ मिलके 1 हो गया, इतना हो गया एनर्जी। पहले एनर्जी देखिए ज्यादा है कि अभी एनर्जी ज्यादा है? अब देख लिए ध्यान से, देख लीजिए, पहले एक बॉडी मूव कर रहा था तो उसका एनर्जी हाफ mu² था, बाद में दोनों मूव कर रहा है u/2 से, तो फाइनल एनर्जी mu²/4 आया। तो बाद में एनर्जी कम है, तो एनर्जी का लॉस हुआ या फायदा हुआ, ये बताइए आप। लॉस हुआ। लॉस हुआ। तो E बराबर जब 1 होगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता है।
और बाकी दोनों में एनर्जी लॉस होता है, ये प्रूफ हो गया। तो जरा ध्यान से सोचिएगा, ऐसा कोई कोलिजन है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो? टक्कर, दो साइकिलो टकराएगा ना तो धम से आवाज करेगा, आवाज निकला आने की काइनेटिक साउंड में बदल गया, कोई ना कोई एनर्जी बढ़ेगा, टकराएगा, हीट एनर्जी डेवलप होगा, है ना। रोड पर बाइक चलाते हुए फेंका जाते हैं, साइकिल चलाते हुए फेंका जाते हैं तो जींस फट जाता है, वो भी एनर्जी का लॉस हो गया आपका। तो एनर्जी लॉस कब नहीं होगा? ऐसे इसका एग्जाम्पल पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो है ना इसके तरफ अचीव करने की कोशिश करता है, उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल का कोलिजन है। मतलब कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन एटम, अल्फा पार्टिकल, ये सब का कोलिजन को हम लोग जनरली मानते हैं क्या? इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, 0.001% के आसपास होता है, मतलब 100% लगभग एनर्जी कंजर्व ही रह जाता है। इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर बम में वेरी हाई एनर्जी रिलीज होता है, उसका रीजन एक ये भी है, ठीक है। तो कॉलिजन में हम लोग अभी बहुत सारा बात समझे हैं, अभी बहुत सारा बात समझना, आज तो थ्योरी में ही टाइम निकल रहा है ना, लेकिन देखिए होमवर्क जो है आपके साथ क्या है कॉलिजन में, तो 80/16 से लेकर के जहां तक बन जाए सारा होमवर्क, थ्योरी इतना ही था, लेकिन अभी कुछ और हम जब तक मीटिंग नहीं होता है तब तक कुछ करते रहते हैं, यानी एक दो को एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। देखिए अब जो है हम लोग दो चीज पढ़े थे, आप तीसरा पढ़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। केस थर्ड में आप लोग निकाल के दिखाइए जल्दी से। M1 जो है ना बहुत हैवियर है M2 से, मतलब एक हाथी है एक चींटी है, लेकिन M1 जो है मूव कर रहा है, M1 जो है आपका मूव कर रहा है U स्पीड से, M1 जो मूव कर रहा है U स्पीड से, और M2 जो है आपका, M2 जो है ये रेस्ट में है, U2 बराबर 0 है, और ये जाके इसको धक्का मारेगा। कोलिजन भी एकदम परफेक्टली इलास्टिक है, तो आफ्टर कोलिजन V1 क्या होगा और V2 क्या होगा, जल्दी से निकाल के बतलाइए, क्योंकि हमको आंसर याद है, आप निकाल के दिखाइए और आंसर बोलिए, है ना, हम फट से बता देंगे आपका, हमको निकालने की जरूरत नहीं, सबका आंसर याद है हमको। बात समझने की कोशिश कीजिए और जल्दी से बना के भेजिए, है ना। देखिए हम आंसर बता देते हैं, हम आंसर बता देते हैं। V1 जो है U के बराबर आएगा, V2 2U 2U आएगा, आया सर। ये आएगा, आप सॉल्यूशन कर लीजिए, फार्मूला आपके पास है, V1 U आएगा, V2 2U आएगा, यानी ये भी आंसर आपको याद करने में मजा आ जाएगा। तो एग्जाम में कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पकड़ा गया तो फट से टिक मार दिया बिना बनाए हुए, क्या अगर एक भारी ऑब्जेक्ट, हैवियर ऑब्जेक्ट चल रहा है अपने मोशन में, उसके सामने एक हल्का ऑब्जेक्ट पड़ गया, तो जैसे ही जाके ये टकराएगा तो हैवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी रफ्तार से चलते चल जाएगा, लेकिन जिससे टकराया उसके दुगना रफ्तार से आगे निकलेगा। इसका एग्जाम्पल एक वो बताइए, लाइफ में देखे हैं आप लोग कि हैवियर बॉडी आ रहा है, किसी लाइटर बॉडी को धक्का मारा, हैवियर बॉडी उसी रफ्तार में चल गया, लेकिन लाइटर बॉडी उसके दुगना रफ्तार में भागा। सर ट्रक और कार का कोलिजन, बाइक तो कार एकदम दुगना स्पीड से भागेगा। देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल जानते हैं, फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल है, आपका बॉडी कितना 50 kg का, आप फुटबॉल कितना 200 ग्राम और 150 ग्राम का, आप दौड़ के धक्का मारते हैं तब फुटबॉल दूर जा जाता है कि रुक के धक्का मारते हैं तब ज्यादा फुटबॉल दूर जाता है? दौड़ कमांडो। क्यों दौड़ के मारते हैं? कोई पूछ देगा तो क्या एक्सप्लेनेशन दीजिएगा? खाली कर दिए, ज्यादा तेज फुटबॉल भागता है। देखिएगा फास्टर गेंद जो है, फास्ट गेंद जो फेंकता है वो दौड़ के फेंकता है, और स्पिनर जो है फट से वहीं से फेंक देता है। तो फास्टर का रफ्तार ज्यादा होता है, देखिएगा जो जितना फास्ट फेंकता है उतना ज्यादा लंबा रन अप लेता है, तब जाके गेंद फेंकता है, क्योंकि आपके बॉडी का मोमेंटम उस बॉल को मिल सके।
याद कर लीजिए, ये सब रियल लाइफ की घटनाएं हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब कॉलिजन का क्वेश्चन बनेगा। और दूसरी बात, अगर मान लिया कि ट्रक रात में जा रहा है एकदम तेजी से, उसका लाइट खराब था, एकदम अंधेरा था, आप साइकिल लेके रोड पर खड़े थे, ट्रक मार देगा आपको धक्का, तो ट्रक के ड्राइवर को पता चलेगा कि हम किसी को धक्को मारे हैं? कोई इफेक्ट उस पर पता नहीं चलेगा।